तो बच्चों आज का टॉपिक रहेगा राउल्ट का नियम। इसके पहले मैंने हेनरी का नियम बताया था। हेनरी का नियम कब लागू होता है? जब द्रवीय विलयन हो और उसमें जो विलेय हो वो गैस अवस्था का हो। ठीक। राउल्ट का नियम कब लागू होता है? जब जलीय विलयन में, ठीक है, या द्रवीय विलयन में विलेय और विलायक दोनों कैसे हों? द्रव अवस्था में हों, तब राउल्ट का नियम लागू होता है। तो हम आज कल पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। ठीक। तो राउल्ट का नियम कब लागू होता है? जब किसी द्रवीय विलयन में विलेय और विलायक दोनों द्रव होते हैं, वहां पर राउल्ट का नियम लागू होता है। तो लिखेंगे जब द्रवीय विलयन में विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था होते हैं, वहाँ राउल्ट का नियम लागू होता है। तो राउल्ट का नियम कब लागू होता है? जब विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, तो राउल्ट का नियम लागू होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप राउल्ट का नियम समझेंगे। इसके बाद हम उसके डेफिनीशन में जाएंगे, तब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम पहले दो बर्तन लेते हैं, दो पात्र हैं हमारे पास। एक ये पात्र है, एक ये पात्र है। दोनों पात्रों में द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव, क्योंकि हमको राउल्ट के नियम को सिद्ध करना है। और ये दोनों पात्र हैं। ठीक। इसमें जो द्रव भरा है, माना वो द्रव ए है, द्रव ए है। इसमें जो द्रव भरा है वो द्रव बी है। हम समझते हैं। ठीक। माना दो पात्र हैं, ठीक, जिनमें द्रव ए और बी भरा हुआ है, द्रव ए और बी भरा हुआ है, और उस पात्र में ढक्कन ऊपर से ढकी हुई है, ताकि द्रव जो है वाष्पित हो तो बाहर न जाए, उसका हमें वाष्प दाब मिले। वाष्प दाब ही ज्ञात करना है। तो माना ए व बी दो द्रव हैं जो अलग अलग पात्र में भरे हुए हैं, अलग अलग पात्र में भरे हुए हैं। और हम बच्चों जानते हैं कि जो द्रव होते हैं वो वाष्पित होते हैं, वाष्पित होते हैं। तो ये वाष्पित होगा, धीरे धीरे ये वाष्पित होगा। वाष्पन की घटना निरंतर चलती रहती है, वाष्पन की घटना निरंतर चलती रहती है। ऐसे ये वाष्पित होगा। ठीक। द्रव ए और द्रव बी दोनों वाष्पित होगा, और वो जो वाष्प होगी वो वहाँ पर एक दबाव डालेगी, ढक्कन पर एक दबाव डालेगी। उस दबाव को कहेंगे वाष्प दाब। ठीक। उस दाब को क्या कहेंगे? वाष्प दाब कहेंगे। तो अब हम माना कि शुद्ध अवस्था में, ठीक, कि माना शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब P1 है और शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब P2 है। तो लिखेंगे यहाँ पर
माना शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब P1 नॉट है तथा द्रव B का माना शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब P2 है तथा द्रव B का शुद्ध द्रव लिखेंगे, शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब P2 नॉट है, P2 नॉट है। ठीक, तो हम क्या मैंने देखा कि हमारे दो पात्र हैं, उसमें से हमारा द्रव भरा हुआ है, द्रव ए और द्रव बी भरा हुआ है। जब द्रव ए और बी भरा रहेगा तो वो वाष्पित होगा, वाष्प ऊपर की ओर उठेगी और वो पात्र के ढक्कन पर दबाव डालेगी, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, और जो द्रव होंगे वो शुद्ध अवस्था में होंगे, मतलब इसमें जो ए द्रव भरा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है, सिर्फ शुद्ध अवस्था में ही द्रव है, ए द्रव केवल है और दूसरा कोई भी पदार्थ उसमें मिला नहीं है, इसलिए इसे शुद्ध लिखा गया। माना शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है, क्योंकि वाष्पित हो रहा है, उसका वाष्प दाब P1 नॉट है, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब P2 नॉट है। अब यहाँ इतना हमने किया, ठीक, इतना हमने समझा और इतना किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों द्रवों को एक साथ मिश्रित करके एक पात्र में रख देते हैं। इस प्रकार दोनों द्रव वाष्पित होकर, जब दोनों द्रव हैं, दोनों द्रव को एक पात्र में हम भरकर रखेंगे, घटना वही दोबारा होगी कि वो दोनों द्रव मिलकर वाष्पित होने लगेंगे, दोनों द्रव मिलकर वाष्पित होने लगेंगे और पात्र के दीवारों पर और ढक्कन में एक दबाव डालेंगे, जिसे वाष्प दाब कहेंगे, जिसे वाष्प दाब कहेंगे। तो अब हम उसको समझते हैं कि इन दोनों द्रवों को क्या करते हैं, एक साथ विलयन बनाते हैं। मिश्रण का मतलब होता है विलयन बनाते हैं। तो इस बर्तन में हम रख देते हैं। द्रव A प्लस बी, ठीक, द्रव A प्लस बी का विलयन एक पात्र में भर दिया जाता है। जैसे भरा जाता है तो ये द्रव A और B ये भी हमारा क्या होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। क्या होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। और ये वाष्प जो है हमारे बर्तन के ढक्कन पर एक दाब डालती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो इस अवस्था में द्रव A का वाष्प दाब हम P1 मानेंगे तथा द्रव B का वाष्प दाब P2 मानेंगे। तो लिखेंगे इस अवस्था में द्रव A का वाष्प दाब P1 है, तथा द्रव B का वाष्प दाब P2 है। ठीक, इतना हमने लिख लिया। इस अवस्था में द्रव A का वाष्प दाब P1 है, द्रव B का वाष्प दाब P2 है। अब ये वाष्प दाब जब लगेंगे, वाष्प दाब इसमें लगेगा। अब हम ये देखेंगे कि दोनों जो हमारे द्रव हैं, उन दोनों द्रवों में कौन सा द्रव ज़्यादा वाष्प दाब लगा रहा है। आप सोचो, कौन सा जो द्रव होगा, द्रव A और द्रव B, दोनों द्रव को मिश्रित करके एक पात्र में भरा गया है और दोनों द्रव वाष्पित हो रहे हैं, ऊपर की ओर वाष्पित हो रहे हैं और दोनों द्रव
पात्र के ढक्कन पर एक दाब लगा रहे हैं, जिसे दाब हमने वाष्प दाब माना। ठीक, तो द्रव ए द्वारा जो बर्तन पर दाब आरोपित किया जाता है वो P1 है, तथा द्रव बी द्वारा जो बर्तन पर वाष्प दाब आरोपित किया जाता है वो क्या है, P2 है। अब हम देखते हैं कि दोनों द्रव बर्तन पर दाब आरोपित कर रहे हैं। अब कौन सा द्रव ज़्यादा दाब आरोपित करेगा, कौन सा द्रव कम दाब आरोपित करेगा? तो बच्चों, जो द्रव ज़्यादा होगा, मात्रा में ज़्यादा होगा, अर्थात जिस द्रव के विलयन में मोल अंश, ये विलयन है, इस समय ये विलयन है, तो जिस द्रव के विलयन में मोल अंश जितने अधिक होंगे वह द्रव उस पात्र पर उतना ही अधिक दाब डालेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना द्रव ए के मोल अंश x1 है, लिखेंगे माना द्रव ए के विलयन में मोल अंश x1 है। ठीक, द्रव ए के विलयन में मोल अंश बराबर x1, ये मान लिया, तथा द्रव बी के विलयन में मोल अंश को बच्चों मोल प्रवाह भी बोलते हैं, x2 है। तो इसमें से एक संबंध दोनों बीच में निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हमने बताया कि विलयन में जिस अवयव का, जिस द्रव का मोल अंश अधिक होगा, वह भाई जो अधिक होगा वो ज़्यादा वाष्पित होगा। जब ज़्यादा वाष्पित होगा तो ज़्यादा दाब लगाएगा, अर्थात जो वाष्प दाब लगेगा वो मोल अंश के अनुसार लगेगा। किसके अनुसार लगेगा? मोल अंश के अनुसार लगेगा। ठीक, तो लिखेंगे विलयन में जिस द्रव का जिस द्रव के मोल अंश अधिक होंगे वह द्रव ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा। ठीक, मतलब मोल अंश बढ़े तो दाब भी बढ़ेगा। इस प्रकार मोल अंश और दाब में एक हमें संबंध दिखाई दिया। मोल अंश बढ़े, जिसके ज़्यादा होंगे वाष्प दाब ज़्यादा होगा, मोल अंश कम होंगे तो वाष्प दाब कम होगा। तो जिस द्रव के, तो P1 हमने एक P1 क्या माना था? P1 माना था कि P1 द्रव A का वाष्प दाब है। यहाँ पर हमने लिख लिया है, इस अवस्था में द्रव A का वाष्प दाब P1 है, द्रव B का वाष्प दाब P2 है। तो लिखेंगे P1 प्रोपोर्शनल टू किसके? x1 के, क्योंकि P1 द्रव का मोल अंश क्या है? x1 है, इसलिए x1। और P2 वाष्प दाब है विलयन अवस्था में, तो ये किसके समानुपाती होगा? x2 के, क्योंकि इसके मोल अंश हमने x2 माने हैं। P1 हमने द्रव A का दाब माना है और द्रव A के दाब को हम, मोल अंश को हम x1 से डिनोट किया है। द्रव B का दाब हमने P2 माना है, इसके मोल अंश को हमने x2 से डिनोट किया है। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि जब समानुपाती निशान यहाँ से हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? P = P0
P1 और x एक नियतांक है ये x1। यहाँ से क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू P2 x2। ठीक, P1 P2 क्या है, ये शुद्ध द्रव A के वाष्प दाब है। शुद्ध द्रव A और B के ये P1 क्या है, ये P1 शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब है और P2 क्या है, शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब है। यहाँ पर ये P1 है तो यहाँ पर भी P1 होगा, यहाँ पर ये P2 हो जाएगा इस तरह से। तो हम ये संबंध यहाँ पर निष्कर्ष निकाल के आए। एक बार हम पुनः समझ लेते हैं कहाँ से चले थे। हम राउल्ट का नियम समझ रहे थे। हमने दो द्रव लिए थे, उनको अलग अलग बर्तन में भरा था। अलग अलग बर्तन में भरने पर देखा कि वो दोनों द्रव वाष्पित होने लगे थे, तो मैंने उनके वाष्प दाब पहले वाले का शुद्ध अवस्था में, चूंकि वो मिले हुए नहीं थे तो शुद्ध द्रव थे, तो शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब मैंने ए द्रव माना था, इसका शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब P1 माना, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब P2 माना। इसके पश्चात मैंने दोनों द्रवों को मिश्रित कर दिया तो एक विलयन बन गया। जब विलयन बना तो ये भी वही प्रक्रिया करने लगा कि इसमें भी वाष्पन क्रिया हुई और ये भी ढक्कन में दाब लगाने लगे। इस अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब P1 है, ठीक, जब दोनों मिले हुए हैं, और द्रव बी का वाष्प दाब P2 है। अब हम जब देखते हैं कि कौन सा द्रव ज़्यादा वाष्प दाब लगाएगा, तो जिसके मोल अंश ज़्यादा होंगे बच्चों वही ज़्यादा दाब लगाएगा। तो मोल अंश हमने ए विलयन के मोल अंश x1 मान लिए और बी विलयन के मोल अंश x2 मान लिए। इस प्रकार हम यहाँ तक पहुँचे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बच्चों यही राउल्ट का नियम है। अब यह क्या कहता है कि किसी वाष्पशील द्रव हैं, वाष्पशील द्रवों का जितना अधिक वाष्प दाब होगा उतने अधिक मोल अंश होंगे। ठीक, जितना अधिक वाष्प दाब होगा उतना अधिक मोल अंश होंगे। तो इसको कैसे बताएंगे साइंस की भाषा में कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में, वाष्पशील ये कैसे हैं, ये वाष्पशील द्रवों का एक विलयन है। दो द्रव हैं, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, ठीक, ये आंशिक दाब है P1 P2, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोलों के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये परिभाषा है राउल्ट की, यही राउल्ट का नियम है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। वाष्पशील द्रवों के विलयन में लिखेंगे वाष्पशील द्रवों के विलयन में वाष्पशील दोनों वाष्पन हो रहा है, तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब ठीक, P आंशिक दाब उस विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होते हैं। ठीक है, विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होते हैं। उसके मूल अंश के समानुपाती होते हैं। यही बच्चों राउल्ट का नियम है। ये मैंने राउल्ट का नियम आपको प्रूफ करके दिखाया। ये हमारा राउल्ट का नियम है। वाष्पशील द्रवों के विलयन में, ठीक है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब P प्रोपोर्शनल टू X, अगर माने कि विलयन P है, उसके मोल X हैं,
P प्रोपोर्शनल टू x, तो P बराबर हो जाएगा P0x। ये हमारा क्या आ गया, राउल्ट का नियम आ गया, राउल्ट का नियम आ गया। अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस नियम को, चूंकि इसमें दो द्रव भरे हुए हैं और डाल्टन का नियम इसमें लगाते हैं। डाल्टन के नियम से इसको आगे बढ़ाते हैं कि डाल्टन के नियम क्या था कि किसी बंद पात्र में बहुत सी अगर गैसें भरी हैं तो उन घटक गैसों का आंशिक दाब का योग कुल दाब के बराबर होता है। ठीक, अगर गैसें पीए पीबी गैस, बहुत सी गैसें हैं जैसे एबीसी गैसें हैं, उनके आंशिक दाब क्या हैं, पीए पीबी और पीसी हैं। ठीक, बहुत सी एक पात्र है उसमें बहुत सी घटक गैसें भरी हैं, तो उन गैसों का कुल दाब, उन गैसों का कुल दाब घटक गैसों के कुल दाब के बराबर होता है। मतलब क्या हो जाएगा, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये हो जाएगा। ठीक, तो डाल्टन के नियम अनुसार इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लिखेंगे डाल्टन के नियमानुसार अब टोटल, ठीक है, द्रव ए का वाष्प दाब और द्रव बी का वाष्प दाब, ठीक है, टोटल दोनों द्रवों का वाष्प दाब हमने माना P है। लिखेंगे द्रव ए तथा द्रव बी का वाष्प दाब P हो तो क्या होगा, P इक्वल टू दोनों का योग हो जाएगा, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो P इक्वल टू हो जाएगा, P1 का मान है P01 x1 प्लस P2 का मान है P20 x2। अब हम एक बात यहाँ पर देखते हैं कि किसी विलयन में, ठीक है, जो मोल अंश होते हैं दोनों, अगर दो विलयन में दो अवयव हैं तो दोनों अवयवों को मोल अंश का योग एक होता है। हम जब पहले न्यूमेरिकल लगाते थे तो एक के मोल अंश निकाल कर एक माइनस दूसरे के मोल अंश कर देते थे तो दूसरे वाले के निकल आते थे। तो मोल अंश x1 और x2 ये क्या है, मोल अंश है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बराबर 1 हो जाएगा। x1 प्लस x2 बराबर 1 हो जाएगा, तो हमारा x1 बराबर क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 1 माइनस x2। इसको हम यहाँ पर रख देंगे x1 की जगह यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा P बराबर आ जाएगा क्या, P1 नॉट, ये रख रहे हैं पोस्ट में 1 माइनस x2 प्लस P2 x2, P2 नॉट x2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। इसमें दोनों में x2 कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो P इक्वल टू आ जाएगा P1 नॉट, ठीक, प्लस इसको पहले ले आएंगे तो x2, ये P2 नॉट माइनस P1 नॉट, कोष्ठ के बाहर क्या है ये x2। तो एक ये संबंध आ गया, ये भी संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ गया। इससे हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे, इससे हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे। बच्चों हो सकता है ये दिख ना रहा हो तो इसको हम ऊपर थोड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर दिख रहा होगा। हमने किया है
ये P इक्वल टू था P1 प्लस P2, इस तरह से था। हमने P1 P2 के मान यहाँ से इसमें रख दिए, तो हमने मान रखे तो आया P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से तो दिख रहा होगा, यहाँ से हमने x1 की वैल्यू रख ली, तो हमारा आ गया P1 पोस्ट में 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। अब क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे हम, तो गुणा करेंगे P1 ये यहाँ पर P1 नॉट है बच्चों, ये नॉट कर लेंगे, P1 नॉट पोस्ट में माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। अब इसमें से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जब लेंगे तो ये ऐसे रखा रहेगा P1 नॉट प्लस, इसको पहले लिख लेंगे, यहाँ से x2 और x2 है, यहाँ पर x2 है, x2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट कोष्ट में x2। तो ये P, ये एक संबंध बच्चों आ गया, एक संबंध आ गया। इससे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे और डाल्टन के रूप में इसको ऐसे दर्शाया जा सकता है। ठीक, डाल्टन के रूप में इसको ऐसे दर्शाया जा सकता है। तो हमने ये एक संबंध निकाला है, P इक्वल टू P1 नॉट P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x1। हमने एक ये संबंध निकाला है। इस संबंध से हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि किसी विलयन के कुल वाष्प दाब, ये कुल वाष्प दाब, किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। ठीक, किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उस विलयन के किसी अवयव, अब वो द्रव ए हो या द्रव बी हो, के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। ये कुल वाष्प दाब है, इसके मोल अंश x2 है, तो किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि शुद्ध अवयव ए व बी के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव ए के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज़्यादा होता है। तो शुद्ध अवयव ए का वाष्प दाब, ठीक है, ए व बी का जो वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब होगा, तो वो अवयव ए के बढ़ने, अगर जैसे कुल वाष्प दाब हमारा 25 है, ठीक है, तो उसके अगर ए कोई हमारा द्रव है, उसके मोल अंश बढ़ा दिए जाएं तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा, और घटा दिए जाएं तो मोल अंश घट जाएगा। यही राउल्ट का नियम भी कहता है कि मोल अंश पर आधारित है। मोल अंश बढ़ेगा तो आंशिक दाब बढ़ेगा, मोल अंश घटेगा तो आंशिक दाब कम होगा। तो ये यही कह रहा है। अब बच्चों एक ग्राफ समझ लेते हैं। आप बुक, अगर किसी पास बुक उपलब्ध होगी तो ये ग्राफ है। ग्राफ आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो मैं ग्राफ दे रहा हूँ कि राउल्ट के नियम से ग्राफ, ये मोल अंश है। मोल अंश जो विलयन में मोल अंश है, ठीक, दो द्रव हैं ए और बी, उसके जो मोल अंश हैं वो इधर बढ़ रहे हैं, ये बढ़ने क्रम है, ये वाष्प दाब बढ़ने क्रम है। तो जब हमारा x1 था, x1 क्या है, ए द्रव के मोल अंश है, ठीक है, ए द्रव ए के x1 मोल अंश है। तो जब पूरे विलयन में x1 1 था, ठीक, x1 1 था पूरे विलयन में, ऐसे कर देंगे, पूरे विलयन में x1 जब 1 होगा, जब मोल प्रभाव पूरे विलयन में 1 होगा, तो उसमें जब पूरे विलयन में x1 ही होगा, द्रव एक ही कण होंगे, तो द्रव जो दूसरा बी द्रव है वो शून्य होगा, उसके मोल प्रभाव शून्य होंगे। तो यहाँ पर शून्य दिखाई दे रहा है। तो जब x1 होगा तो इसमें मोल अंश इसके x1 है, तो इसका वाष्प दाब अधिकतम होगा। यहाँ पर यहाँ पर वाष्प दाब अधिकतम होगा, ठीक, यहाँ पर P1 नॉट, इसका वाष्प दाब P1 नॉट होगा, ठीक। अब जब इधर की ओर बढ़ेंगे, जैसे मोल अंश इधर बढ़ाए जा रहे हैं, तो x1 के मोल अंश विलयन में
हम घटाते चले जाएं, x2 के बढ़ाते चले जाएं और एक ऐसी कंडीशन आए कि x1 के मोल अंश ना हो, केवल x2 के मोल अंश हो, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि विलयन में केवल x2 है, विलयन में केवल x2 के मोल अंश है, मतलब विलयन में केवल B द्रव है। जब B द्रव होगा तो इस अवस्था में उसका दाब केवल ये उस B का ही दाब होगा, यहाँ पर अन्य किसी का दाब नहीं होगा, तो ये P2 नॉट हो जाएगा। अब इन दोनों का जो दाब होगा वो टोटल दाब इस लाइन से निकाल लेंगे, तो P1 प्लस P2 को जब जोड़ देंगे तो इस जो आंशिक दाब है द्रव A और द्रव B का मिल जाएगा आंशिक दाब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को कमेंट जरूर करें, कोई प्रॉब्लम कहीं आती है तो कमेंट में आप लोग पूछ लिया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें।